किसी तरह से यह दिन गुजरा। रात का समय था जब दृष्टि ने एक बार निस्क को कॉल किया। निस्क इस समय बस शॉवर लेकर अपने रूम में आया था जब उसकी नज़र अपने बजते हुए फ़ोन पर पड़ी। उसके कदम उसी दिशा में बढ़ गए। उसने देखा तो वो कॉल दृष्टि का था। निस्क को समझ नहीं आया इतनी रात में वो निस्क को कॉल आखिर क्यों कर सकती है। निस्क ने कॉल को उठाकर अपने कान पर लगा ही लिया। उसने हेलो कहा तो दृष्टि ने बोलना शुरू किया। हेलो, वो मैं आपसे इस प्रोजेक्ट पार्टनर के बारे में कुछ पूछना चाहती थी। इफ़ यू डोंट माइंड। निस्क ने दृष्टि से कहा। हाँ पूछो ना। दृष्टि का पहला सवाल यही था। वो भी तुम्हारी तरह कूल है ना? पता चला कि कल की पहली विजिट मेरी आखिरी विजिट बन जाए। मतलब मैं कुछ ऐसा ना कर दूं जो उन्हें नाराज कर दे। तुम तो जानते ही हो कि मेरे लिए प्रोजेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है। निस्क ने उसे समझाते हुए कहा। वो मेरी तरह कूल ही है। बस तुम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। तुम खुद अपने आप में बेस्ट हो दृष्टि। तुम्हें इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें प्रोजेक्ट की ज़रूरत है तो हमें भी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अच्छे इंटीरियर कंपनी की ज़रूरत है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ उन्होंने तुम्हें इस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारा काम देखकर ही चूज़ किया है। सो डोंट बी नर्वस एंड यस, हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, एक अच्छे दोस्त की तरह। दृष्टि ने निस्क को थैंक्स कहा, जिसके बाद उसने निस्क से पूछा, क्या तुम मुझे उनका नाम बता सकते हो? निस्क ये तो नहीं कर सकता था, कम से कम अभी तो नहीं, क्योंकि वो इतनी हिम्मत आखिर कहाँ से लाता कि उसने दृष्टि को धोखा दिया है। निस्क ने दृष्टि को टालते हुए कहा, बेटर होगा कि कल तुम उनसे मिल ही लो। एंड वेट, मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ रहा है। आई विल कॉल यू लेटर। कहते हुए निस्क ने किसी तरह से कॉल को काटा। यह सब उसने दृष्टि के सवालों से भागने के लिए किया था। अब दृष्टि को जल्दी से तो नींद आने से रही, तो वो वहाँ से अपने घर में बने छोटे से ऑफिस में जा चुकी थी। जब तक उसे नींद नहीं आने वाली थी वो अपने प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग पर ही काम करने वाली थी। इधर निस्क को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर किस मजबूरी में समय का साथ दिए जा रहा है। असल में तो उसे समय और दृष्टि के बीच के इस खिंचाव की असल वजह भी नहीं पता थी, लेकिन समय के साथ अपने दोस्ती के रिश्ते में वो उसका साथ दिए जा रहा था। इस समय निस्क की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। वो बस अपने रूम में चक्कर लगाए जा रहा था। इधर समय जो कल होने वाले खुलासे को लेकर पहले से ही काफ़ी एक्साइटेड था, इस समय सुकून की नींद सो चुका था। इधर दृष्टि भी काम करते हुए अपने वर्किंग डेस्क पर हेड डाउन करके सो चुकी थी। निस्क को भी न जाने रात के किस पहर में जाकर नींद आई थी। सुबह दृष्टि की आंख अपने फ़ोन पर बजने वाले अलार्म से खुली। वो इस मीटिंग के लिए लेट नहीं होना चाहती थी। दृष्टि ने जल्दी से अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड फाइल समेटी। साथ में अपना लैपटॉप और टेबलेट फ़ोन रखते हुए उसने अपने बिजनेस बैग को रेडी किया, जिसके बाद वो नहाने जा चुकी थी। उसकी इस हड़बड़ी और नर्वसनेस को तो चंद्रिका जी ने भी नोटिस कर लिया था। वो तब से उसे समझाए जा रही थी कि उन्हें उसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो सब ठीक से कर लेगी। दृष्टि ने एक वाइट कलर का सूट पहना और जल्दी से अपने बालों को संवारा। उसने अपने लुक को हमेशा की तरह ही बेहद सिंपल रखा था। जल्दी में वो बिना ब्रेकफास्ट किए ही जाना चाह रही थी जब चंद्रिका जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। बिना कुछ खाए तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। चुपचाप से बैठ और ब्रेकफास्ट करके जा। पूरे दिन फिर तुझे एनर्जी कैसे मिलेगी? दिन का पहला मील तो करना ही करना होता है। कितनी बार बताऊं तुझे? दृष्टि ने भी कहा, ओके बाबा, ब्रेकफास्ट करके ही जाऊंगी। अब खुश? इतना कहने के साथ दृष्टि वहां से आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। इधर समय उस लोकेशन के लिए निकल चुका था। दृष्टि आज अपनी कार साथ ना लाकर कैब से उस लोकेशन पर पहुंचने वाली थी जहां से वो समय के साथ आगे उसकी कार में जाने वाली थी। दृष्टि भी अब फाइनली उस लोकेशन के लिए निकल चुकी थी। दृष्टि को वहां पहुंचने में लगभग 1 घंटा का टाइम लगने वाला था। इधर निस्क का आज ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। वो अपने मन से दृष्टि को धोखा देने वाली बात निकाल ही नहीं पा रहा था। दृष्टि अभी बस रास्ते में थी जब निस्क के फ़ोन से उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। दृष्टि ने वो मैसेज चेक किया तो उसमें सिर्फ इतना ही लिखा था, आई एम सॉरी दृष्टि। दृष्टि को समझ ही नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। अब तो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो चुका है, तो अब तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। वो आखिर उसे सॉरी किस बात के लिए सॉरी बोल रहा था?
दृष्टि ने फौरन निस्क को कॉल किया, लेकिन उधर निस्क इस बात से अच्छे से वाकिफ था कि उसके मैसेज देखते के साथ ही दृष्टि फौरन उसे कॉल करेगी। इसलिए उसने अपने फ़ोन को अवॉइड करने के लिए अपने फ़ोन को साइलेंट पर कर दिया था। उसे अच्छे से पता था कि अगले कुछ टाइम में उसके सामने सच आ जाने वाला है, और हुआ भी यही। आखिर दृष्टि उस लोकेशन पर पहुंच चुकी थी जहां समय उसका अपनी कार में इंतजार कर रहा था। कैब से निकलने के बाद दृष्टि के कदम अब समय की उस पार्क की हुई कार की तरफ बढ़ रहे थे। समय ने अपनी कार के टिंटेड ग्लासेस को ऊपर किया हुआ था, जिसकी वजह से दृष्टि अभी तक उसे नहीं देख पाई थी। लेकिन जैसे उसने समय की कार की विंडो का शीशा नॉक किया, तो उसने फौरन ही अपनी कार का शीशा नीचे किया, जिसके बाद दृष्टि को अपनी ज़िंदगी का दूसरा सबसे बड़ा झटका लगा। वो एक पल के लिए लड़खड़ा गई और अपने साथ हुए इतने बड़े धोखे को देखकर दृष्टि के कदम वहीं से पलटने वाले थे। जब समय ने अपनी ड्राइविंग सीट की साइड का डोर खोला, दृष्टि ने अब तक स्पीड पकड़ ली थी। जब समय ने उसे पीछे से आवाज़ देते हुए रोका, तो हार मान ली तुमने? दृष्टि के आगे बढ़ते हुए कदम वहीं के वहीं रुक गए, लेकिन पलटी वो अभी भी नहीं थी समय की तरफ। समय ने अपने कदम दृष्टि की तरफ बढ़ाने शुरू किए। समय लगभग 6 से 10 कदम में दृष्टि के पास पहुंच चुका था। समय ने दृष्टि के हाथ को अपने हाथ से थामते हुए उसे अपनी तरफ पलटते हुए उससे पूछा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम सच जानने के साथ मैदान छोड़कर भाग खड़ी होने वाली हो, और देखो यही तुम कर रही हो। दृष्टि ने अपने हाथ को समय से एक झटके में छुड़वा लिया, जिसके बाद उसने समय की कॉलर को अपने दोनों मुट्ठियों में थामते हुए गुस्से में उसे जवाब दिया, मैं किसी से नहीं भागती। वो तुम्हारी फितरत है मिस्टर समय सहाय। उस रात भी वो तुम ही थे जो ऐसे मुँह छुपाकर भाग गए थे। दृष्टि के भागने वाली बात सुनकर अब समय का भी खून खौलने लगा था। उसने दृष्टि के दोनों हाथों को अपनी दोनों मुट्ठियों में कसकर थामते हुए उसे जवाब दिया, मुझे मुँह छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कभी कोई मुँह छिपाने वाले काम नहीं किए हैं। लेकिन रही बात तुमसे ये सब छिपाकर करने की, तो मैं यही तो एक्सप्रेशन देखना चाहता था तुम्हारे चेहरे पर। देखो कैसे होश उड़ गए हैं तुम्हारे। अब तुम अगर इस प्रोजेक्ट से भागना चाहो तब भी नहीं भाग सकती। शायद साइन करते हुए तुमने वो कॉन्ट्रैक्ट ढंग से नहीं पढ़ा था। समय की यह बात सुनकर दृष्टि का गुस्सा अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर चुका था। दृष्टि की आंखें इस समय गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो अभी के अभी समय को जान से मार डाले। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ इतना बड़ा धोखा करने की। दृष्टि ने चिल्लाते हुए समय से कहा, मेरे साथ वो सब करने के बाद भी तुम्हारा दिल नहीं भरा जो तुमने ये सब किया मेरे साथ? आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? क्या मेरा एक्सिस्टेंस से भी तुम्हें प्रॉब्लम है? समय ने अपने दोनों हाथों की पकड़ दृष्टि के हाथों से लूज करके उसकी नाजुक कमर पर बना ली। उसने अपने दोनों हाथों से दृष्टि को अपने करीब लॉक करते हुए कहा, तुम मुझे तुम चाहिए। दृष्टि ने अपने एक हाथ को समय के गाल पर जड़ने के लिए हवा में उठाया ही था, जब समय ने उसके हाथ को हवा में ही थाम लिया और दांत पीसते हुए उससे कहा, सोचना भी मत कि तुम ऐसा कर सकती हो, वरना इसका अंजाम तुम सोच भी नहीं सकती। इतना कहते के साथ समय ने दृष्टि के उस पकड़े हुए हाथ को झटक दिया। इधर निस इस समय भी अपने रूम में ही था। सुबह के 11 बज चुके थे और उसने सुबह से सिवाय एक कप कॉफ़ी के सिवा कुछ नहीं खाया पिया था। उसके दिल पर दृष्टि को दिए हुए धोखे की बहुत गहरी छाप पड़ चुकी थी। उसे रह रहकर दृष्टि के वो सब याद आ रहे थे। तुम खुद एक अच्छे इंसान हो, इसलिए तुम्हें सब अच्छे ही लगते हैं। अपने आसपास में समय की दोस्ती निस्क को कैसे मोड़ पर ले आई थी, इधर दृष्टि को अभी भी नहीं पता था कि आखिर समय ने उसके साथ ये सब कुछ इतना सोच समझकर आखिर क्यों प्लान किया। वो अगर उससे इतनी नफरत करता है तो आखिर वो उसे हासिल क्यों करना चाहता है? क्या वो उसे जिंदगी भर इसी तरह से तड़पता देखना चाहता है? समय ने दृष्टि के एक हाथ को थामते हुए उससे कहा, लेट्स मूव, बाकी की बातें हम रास्ते में करेंगे। दृष्टि ने अपने हाथ को झटक कर समय से छुड़ाते हुए कहा, मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ, छोड़ो मेरा हाथ। समय से हाथ छुड़ाने के बाद वो वहां से पलटकर जाना ही चाहती थी, जब समय ने एक बार फिर से उसे टोकते हुए कहा, अगर तुम्हारे कदम यहाँ से आगे बढ़े तो तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा। नाउ चॉइस इज योर्स। ये बात समय ने बड़े कॉन्फिडेंस में कही थी कि दृष्टि के कदमों में बेड़ियां पड़ गईं। अगले दिन की सुबह निस्की के पास कॉल आया, जो उसने नींद में उठाकर कान पर लगा लिया।
यह फोन गुंजन का था। फोन की दूसरी तरफ से आ रही गुंजन की आवाज़ सुनकर निस्क फौरन चौंक कर उठकर बैठ गया। निस्क ने हैरान होते हुए गुंजन से पूछा, यह सब क्या, कोई मजाक है? ऐसा कैसे हो सकता है? गुंजन ने उधर से जवाब दिया, काश ये सब एक मजाक होता। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि समय ऐसा कैसे कर सकता है। यह सब बोलते हुए गुंजन बस रोई जा रही थी। निस्क ने गुंजन को समझाते हुए कहा, यू जस्ट रिलैक्स, जरूर कोई ना कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा नहीं हो सकता, समय ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैं अभी उससे बात करता हूँ। इतना कहने के साथ निस्क ने गुंजन का कॉल रखा। इतनी सी देर में निस्क खुद भी वो खबर सुनकर पसीने पसीने हो गया था। उसे सच में यकीन नहीं था कि समय ऐसा कुछ भी कर सकता है। निस्क ने अपनी साइड टेबल पर रखे गिलास से पानी पिया और एक गहरी सांस लेते हुए उसने समय को कॉल किया। हेलो समय, इधर से समय ने जवाब दिया। हाँ बोलना, निस्क ने समय से सीधे सीधे पूछ लिया। क्या ये सब जो मैं सुन रहा हूँ वो सच है? समय ने निस्क की बात का जवाब देते हुए कहा, जो भी तूने सुना है सब कुछ एकदम सच है। मेरी और दृष्टि की शादी हो चुकी है। निस्क के लिए तो अभी भी इस बात पर यकीन करना बेहद मुश्किल हो रहा था कि असल में समय और दृष्टि की शादी हो चुकी है। निस्क ने एक बार फिर अपनी बात को दोहराया। समय, तू होश में भी है? तू क्या कह रहा है? समय ने हंसते हुए निस्क को जवाब दिया, बार बार पूछने पर सच झूठ में नहीं बदल जाएगा। मेरी और दृष्टि की शादी हो चुकी है। अब वो दृष्टि कपूर नहीं, बल्कि दृष्टि समय सहाय है। अब तू उसे भाभी बुला सकता है। दृष्टि भाभी। समय की आवाज़ सुनते के साथ ही निस्क के हाथ से उसका फोन छूटकर नीचे जमीन पर गिर चुका था। निस्क को तो सच में इस बात पर अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि समय और दृष्टि की सच में शादी हो चुकी है। जहाँ तक निस्क को पता था, समय और दृष्टि दोनों एक दूसरे से बेहद नफरत करते हैं। फिर दोनों ने ये स्टेप कैसे उठाया? यही बात निस्क के दिमाग में गूंज रही थी। निस्क को इतना तो पता चल चुका था कि जरूर समय ने दृष्टि को यह सब करने के लिए मजबूर किया होगा। लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट समय ने निस्क को दृष्टि से साइन कराने के लिए दिया था, तब उसे इस तरह की किसी भी क्लोज का मालूम नहीं था, या फिर ये किसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ही नहीं था। लेकिन अगर ऐसा नहीं था तो फिर दृष्टि इस शादी के लिए कैसे मान गई? यह बात निस्क की समझ से बाहर हो रही थी। निस्क ने अपने फ़ोन को उठाते हुए सबसे पहले दृष्टि को कॉल लगाया, लेकिन पूरी रिंग जाने के बाद भी दृष्टि ने फ़ोन नहीं उठाया। निस्क को समझते देर नहीं लगी कि दृष्टि उससे बोले गए झूठ की वजह से निस्क से नाराज है। इधर समय और दृष्टि की शादी की खबर पूरे मीडिया हाउस में एक सनसनी की तरह फैल गई थी। चंद्रिका जी को भी अब जाकर दृष्टि और समय की शादी के बारे में पता चला। चंद्रिका जी ने फौरन दृष्टि को कॉल लगाया, लेकिन दृष्टि ने चंद्रिका जी का फ़ोन भी नहीं उठाया। अब तो चंद्रिका जी को भी फिक्र होने लगी थी कि दृष्टि जैसी एम्बिशियस लड़की ऐसे अचानक से शादी कैसे कर सकती है। ये वही लड़की थी जो अपने डैड से लड़कर अपना करियर बनाने के लिए इंडिया आई थी। उसके डैड के बताए हुए एक बहुत बड़े घर के रिश्ते को भी दृष्टि ने ठुकरा दिया था। लेकिन इंडिया आने के बाद कैसे दृष्टि ने इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली के इकलौते बेटे समय साय से शादी कर ली। ये खबर सिर्फ चंद्रिका जी को ही नहीं, बल्कि न्यूज़ पढ़ने वाले सभी लोगों को हैरान कर रही थी। सभी के सवालों का जवाब सिर्फ दृष्टि या फिर समय ही दे सकते थे। लेकिन दृष्टि खुद इस वक्त किसी का कॉल नहीं उठा रही थी। चंद्रिका जी को डर था कि कहीं दृष्टि के जवाब मिलने से पहले उनके पास दृष्टि के डैड का कॉल आ गया तो वो क्या जवाब देंगी। चंद्रिका जी फिक्र में हॉल में चक्कर लगा रही थी जब उनके घर की डोरबेल बजी। चंद्रिका जी ने किसी भी सर्वेंट के डोर खोलने से पहले ही बेसब्री में डोर को खोल दिया। चंद्रिका जी की आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि दृष्टि और समय खड़े थे। दृष्टि ने अभी भी वही कपड़े पहने हुए थे जिन कपड़ों में वो कल उस मीटिंग के लिए गई थी। समय के शरीर पर भी वही कपड़े मौजूद थे। चंद्रिका जी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो दृष्टि के ऊपर नाराज हों या फिर उसके सामने आई हुई उस मजबूरी के बारे में पूछें जिसकी वजह से दृष्टि ने यह कदम उठाया। इतना तो वो दृष्टि को जानती ही थी कि दृष्टि बिना किसी मजबूरी के ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती। चंद्रिका जी ने सब कुछ भूलते हुए अपने कदम आगे बढ़ाए और दृष्टि को गले से लगा लिया। चंद्रिका जी के गले लगते ही दृष्टि के सब्र का बांध जैसे टूट गया हो। दृष्टि इस समय बस रोई जा रही थी, जबकि चंद्रिका जी उसके सर को सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। ये सभी नज़ारे दृष्टि की बगल में खड़ा हुआ समय भी देख रहा था।
समय को अच्छे से पता था कि उसने दृष्टि को इस बंधन में बंधने के लिए मजबूर किया है, लेकिन इस बात से भी वो अनजान नहीं था कि दृष्टि उसके और अपने बीच हुई उस बात को सबके सामने नहीं रखेगी जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया। चंद्रिका जी दृष्टि के हाथ को थामते हुए उसे घर में लेकर आई, जिसके बाद उन्होंने समय दृष्टि को वहीं सोफे पर बैठने के लिए कहा। दृष्टि के साथ समय को देखकर चंद्रिका जी इस बात से इनकार नहीं कर पा रही थी कि दोनों साथ में बेहद खूबसूरत कपल लग रहे थे, लेकिन फिर भी दृष्टि के चेहरे की मुस्कान गायब थी। चंद्रिका जी ने दृष्टि के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए दृष्टि से पूछा, बेटा मुझे सच सच बता कि तूने यह कदम क्यों उठाया। जहाँ तक मैं तुझे जानती हूँ तेरे लिए तेरा कैरियर पहला प्यार है, फिर यह सब इतने अचानक से कैसे हो गया। दृष्टि ने एक नज़र उठाकर समय की तरफ देखा। समय का चेहरा इस समय एकदम शांत था, जैसे उसे पूरा विश्वास था कि दृष्टि कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन दृष्टि ने मुंह खोला और बोलना शुरू किया। चंदू आंटी, मैं समय से प्यार करती हूँ और समय के बिना नहीं रह सकती। ये कदम उठाने के पीछे प्यार ही सिर्फ इकलौती वजह है। चंद्रिका जी ने दृष्टि की आंखों में देखते हुए उससे पूछा, अच्छा अगर ऐसा है तो फिर तेरी आंखें और तेरे शब्द आपस में मेल क्यों नहीं खा रहे। मैंने तुझे बहुत छोटे से पाल पोस कर इतना बड़ा किया है और आज तू मुझसे ही झूठ बोल रही है। तुझे लगता है मैं इस बात पर विश्वास करूंगी। दृष्टि ने चंद्रिका जी के दोनों हाथों को अपने हाथों में थामते हुए उनसे कहा, समय सहाय यह वही शख्स है जो आज से 1 साल पहले मेरी जिंदगी में आया था। फिर मैंने समय को खो दिया था, लेकिन अब जब समय मुझे वापस मिला तो मैं उसे दोबारा खोना नहीं चाहती थी, इसलिए हमने यह कदम उठाया। चंदू आंटी, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे खुशी खुशी समय के साथ विदा करें, क्योंकि अब समय का घर ही मेरा घर है। दृष्टि ने यह बातें इतनी सहजता के साथ कही थी कि खुद समय भी सोच में पड़ गया था कि क्या सच में दृष्टि उससे प्यार करती है। चंद्रिका जी ने दृष्टि के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी बच्ची इतनी बड़ी हो गई कि आज उसके हाथ पीले हो गए, लेकिन शादी ऐसे थोड़ी होती है। तुझे बचपन से इन्हीं हाथों में पाला पोसा है। कभी सोचा मेरी कितनी इच्छा थी तुझे अपने हाथों से दुल्हन बनाने की, लेकिन तूने वो मेरी इच्छा भी पूरी नहीं होने दी। दृष्टि ने चंद्रिका जी के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए उन्हें समझाते हुए कहा, चंदू आंटी, शादी का असली मकसद तो आखिरकार अपनी जीवन साथी के साथ सुखी रहना है ना, और मैं समय के साथ हमेशा खुश रहूंगी। प्लीज आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। वैसे भी जब डैड को मेरे इस कदम का पता चलेगा तो न जाने वह कैसे रिएक्ट करेंगे। चंद्रिका जी ने दृष्टि के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर इसी में तेरी खुशी है तो मैं भी तेरी खुशी में खुश हूँ। दोनों की बातों के बीच समय ने बोलना शुरू किया, देखिए आंटी, हमने शादी जल्दीबाजी में भले ही की हो, लेकिन इस शादी को पूरे रीति रिवाज से दृष्टि के डैड और आपके आशीर्वाद से हम लोग दोबारा करेंगे। तब तक के लिए आप दृष्टि को अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि हम लोग अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। समय के मुंह से इतनी समझदारी वाली बातें सुनकर सच में चंद्रिका जी को भी इस बात की खुशी थी कि दृष्टि ने अपने लिए अच्छा जीवन साथी चुना है। लेकिन इस शादी के पीछे की असल वजह तो अभी तक दृष्टि और समय के अलावा कोई नहीं जानता था। दृष्टि आसानी से समय की बात को नहीं मानने वाली थी। इसका साफ साफ ही मतलब था कि समय ने जरूर दृष्टि को इस सब के लिए मजबूर किया होगा, लेकिन आखिर उसने ऐसा क्या किया जो दृष्टि एक ही दिन में समय से शादी करने के लिए मान गई। चंद्रिका जी ने समय से कहा, बेटा अगर आपको ऑब्जेक्शन ना हो तो क्या आप दृष्टि के साथ आज रात भर के लिए यहाँ रुक सकते हैं। मैं अपनी दृष्टि को अच्छे से सजाकर तारों की छांव में इस घर से विदा करना चाहती हूँ। समय ने जब दृष्टि की तरफ देखा तो वो समझ चुका था कि दृष्टि खुद भी वही चाहती है। समय ने अपने दिमाग में कोई भी सेकंड थॉट न लाते हुए चंद्रिका जी की बात पर हाँ कर दिया। चंद्रिका जी ने दृष्टि से कहा, बेटा आज रात के लिए तू और दामाद जी तेरे रूम में रुकेंगे। कल सुबह जल्दी से मैं तुझे दुल्हन के रूप में इस घर से विदा करूंगी। मैं उस फीलिंग को जीना चाहती हूँ जिसके लिए मैंने तेरे बचपन से अब तक सपना देखा है। अपनी मासी की इच्छा तो पूरी करेगी ना तू। दर्शनी ने फौरन चंद्रिका जी को गले लगाते हुए कहा, आप ऐसी बातें करके मेरा दिल मत दुखाइए। मेरी मम के जाने के बाद आपने ही तो मुझे मम का प्यार दिया है। चंद्रिका जी ने दृष्टि के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, बेटा तेरा क्या विदाई पर रोने का कोई इरादा नहीं है जो अभी से रोकर अपना कोटा पूरा कर रही है। दृष्टि ने मुस्कुराते हुए कहा,
मैं आपकी इन ट्रिक्स को अच्छे से जानती हूँ। आप तो मुझे कल विदाई पर भी रोने नहीं देंगी। चंद्रिका जी ने उठकर दृष्टि को गले से लगा लिया, जिसके बाद उन्होंने दृष्टि को समय के साथ अपने रूम में जाकर रेस्ट करने के लिए बोल दिया। इन सभी बातों के दौरान समय का फ़ोन कम से कम 20 से 25 बार बज चुका था, लेकिन समय अपने फ़ोन को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। दृष्टि जल्दी से वहां से अपने रूम की तरफ बढ़ गई। समय भी चंद्रिका जी के कहे अनुसार दृष्टि के पीछे पीछे ही था। दृष्टि अपने रूम में एंटर हुई, जिसके साथ समय भी उसके रूम में एंटर हुआ। रूम में एंटर होते के साथ समय ने रूम के डोर को अंदर से लॉक कर दिया। समय की इस हरकत पर दृष्टि फौरन चौंक कर पलटी। दृष्टि ने गुस्से में समय से कहा, तुम जो चाहते थे वो तुमने कर लिया। अब अगर तुम मेरे करीब आना चाहते हो तो इस बात को अच्छे से जान लो कि तुम मेरे शरीर को पा सकते हो, लेकिन मेरे प्यार और मेरी आत्मा को कभी नहीं जीत सकते। समय दृष्टि की बात को सुनते हुए उसी की तरफ कदम बढ़ा रहा था, जब दृष्टि एक एक करके अपने कदम पीछे रख रही थी। दृष्टि को कोई अंदाजा नहीं हुआ कि कब वह पीछे हटते हुए बॉल से जाकर सटी। समय ने भी फौरन दृष्टि को दोनों तरफ से अपने हाथों से बने हुए घेरे में कैद कर लिया। समय ने दृष्टि के चेहरे की तरफ झुकते हुए उससे कहा, यह सब बातें तुम्हारे मुंह से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। प्यार, दिल, जज्बात, ये सब तो बहुत छोटी चीजें हैं तुम्हारे लिए। ये सब बोलकर तुम किस पर इफेक्ट डालना चाहती हो? दृष्टि ने अपने और समय के बीच की दूरी बनाने के लिए अपने दोनों हाथों को समय के सीने से टिका दिया, जिसके बाद उसी समय को अपने आप से दूर धकेलने की कोशिश करते हुए कहा, तुम बिल्कुल हार्टलेस इंसान हो। तुम्हारे अंदर दिल नाम की कोई चीज़ नहीं है। तुम्हें मेरी फीलिंग से ना तो पहले कोई फ़र्क पड़ा था और ना ही अब तुम्हें मेरी किसी भी फीलिंग से कोई फ़र्क पड़ता है। तुम बस मुझे अपने पास कैद करके रखना चाहते हो, जैसे मैं कोई जीती हुई ट्रॉफी हूँ तुम्हारे लिए, जो तुम्हें अपनी सैल पर सजानी है। मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रही हूँ, मुझसे दूर रहो, वरना जो कुछ होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होने वाली। समय ने भी गुस्से में दृष्टि के अपने सीने से लगे हुए दोनों हाथों को अपनी दोनों मुट्ठियों में कसकर थाम लिया, जिसके बाद समय ने झुकते हुए अपने होठों को दृष्टि के होठों के एकदम नजदीक कर लिया। इस समय दृष्टि की सांसें समय की सांसों में उलझ रही थी। दृष्टि की सांसें इस वक्त अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी। दृष्टि ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया था। वो नहीं जानती थी कि आने वाले पल में समय क्या कर बैठेगा। इधर समय खुली आंखों से दृष्टि की उन कसकर बंद की हुई आंखों को ही देख रहा था। समय ने नोटिस किया कि दृष्टि की सांसें इस समय बेहद तेज रफ्तार से चल रही हैं, जिसके साथ उसका चेहरा भी अब तक लाल पड़ चुका है। दृष्टि की सांसों की गर्मी समय को अपने होठों पर फील हो रही थी। उसकी वो ताजी सांसें समय के मन में हलचल पैदा कर रही थी, लेकिन अगले ही पल समय ने दृष्टि को सच में चौंका दिया। समय ने दृष्टि को उसी पल छोड़ दिया, जिसके बाद समय ने दृष्टि से फौरन दूरी बना ली और उसे जवाब दिया, उस पहली रात के बाद से ही मुझे तुमसे बेइंतहा नफरत है, लेकिन न जाने क्यों मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। तुम सिर्फ मेरी हो, फिर भले ही हमारे बीच में नफरत का रिश्ता ही क्यों ना हो। दृष्टि ने नजर उठाकर समय की तरफ देखा तो उसे समय की नजरों में अपने लिए नफरत साफ नजर आई, लेकिन इतनी नफरत करने के पीछे का कारण दृष्टि को आज तक नहीं पता था। ना तो कभी दृष्टि ने अपने उस बीते एक साल के बारे में समय से कोई बात की थी और ना ही समय ने कभी अपनी तरफ से दृष्टि से कुछ भी जानने या बताने की पहल की। एक गलतफहमी की मोटी दीवार दोनों के बीच खड़ी हो चुकी थी। अगर कोई चीज उन्हें साथ में बांधे हुए थी तो वो थी सिर्फ एक दूसरे के लिए कशिश, जो समय और दृष्टि दोनों को ही एक दूसरे के लिए फील होती थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ समय को ही दृष्टि को किसी और के साथ देखकर जलन महसूस होती थी। यह सेम फीलिंग दृष्टि भी महसूस करती थी जब भी वो समय को किसी और के साथ देखती थी। समय उल्टे पांव रूम से बाहर बालकनी में जा चुका था। दृष्टि भी अचानक से समय के साथ बड़ी अपनी नज़दीकियों से अपनी दिल की धड़कनों को संभालने की कोशिश कर रही थी। दृष्टि कदम घसीटते हुए वहां से मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई, जिसके बाद उसने अपने आप को सर से लेकर पांव तक निहारा। कल की दृष्टि और आज की दृष्टि में जमीन आसमान का अंतर आ चुका था। दृष्टि की मांग में सजा सिंदूर उसे याद दिला रहा था कि वो अब समय की हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस रिश्ते का खालीपन भी महसूस हो रहा था। आज की रात दोनों की दृष्टि के घर में ही काटने वाली थी। दुनिया के लिए उन दोनों का रिश्ता एक नॉर्मल पति पत्नी का रिश्ता था, जिसकी असलियत सिर्फ समय और दृष्टि ही जानते थे। दृष्टि ने अब तक चेंज कर लिया था।
जिसके कुछ वक्त बाद समय रूम में वापस आया। समय के रूम में एंटर होते ही दृष्टि की सांसों को सिगरेट की स्मेल ने महका दिया, लेकिन दृष्टि ने फिर भी समय की इस बात को लेकर कोई सवाल नहीं किया। दृष्टि को तो समय की किसी भी चीज़ से कोई फर्क पड़ता ही नहीं था। ऐसा वो अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रही थी। दृष्टि ने समय से कहा, प्लीज आप चेंज करके नीचे आ जाइए, चंदू आंटी हमारा वेट कर रही होंगी। समय ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए दृष्टि से पूछा, क्या तुम भूल गई हो कि मेरे पास यहाँ पहनने के लिए कपड़े नहीं है, या फिर तुमने अपने किसी बॉयफ्रेंड के कपड़े संभाल कर रखे मुझे ऑफर करने के लिए। समय के इस ताने के ऊपर दृष्टि ने गुस्से में समय को घूरा और फौरन समय को जवाब दिया, काश मेरी ऐसी किस्मत होती तो आज मुझे आपके साथ नहीं बनना पड़ता। दृष्टि की इस बात ने समय के अंदर एक बार फिर से आग सुलगा दी थी। समय ने आगे बढ़ते हुए दृष्टि के हाथ को झटके से पकड़ लिया, जिसके बाद समय ने दृष्टि को अपनी ओर खींचते हुए कहा, यह बात तुमने आज तो बोल दी है, लेकिन आज के बाद ये सब सोचने की भी हिम्मत मत करना, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। दृष्टि ने भी फौरन समय के उस हाथ में बाइट कर लिया जिस हाथ से समय ने उसके हाथ को पकड़ा हुआ था। दृष्टि ने झल्लाते हुए समय को जवाब दिया, आज तो आपने अपने मुंह से ये बकवास कर दी है, लेकिन आज के बाद मुझसे इस तरह की कोई भी बात करने से पहले सोच लीजिएगा, वरना शायद अंजाम आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इतना कहते हुए दृष्टि ने अपने बालों को बड़ी नजाकत से अपनी पीठ पर फेंका और रूम से बाहर आ गई। अब न जाने कैसा होने वाला था इन दोनों का इस खट्टी मीठी नोकझोंक से भरा सफर। समय को तो सच में दृष्टि का ये बिहेवियर बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। समय के अकॉर्डिंग तो दृष्टि ने उसे उन दोनों के बीच बिताई हुई पहली रात को ही चीट कर दिया था, जबकि दृष्टि के नज़रिए से देखा जाए तो समय ने उसका उस रात सिर्फ फायदा उठाया था, जिसके बाद वो उसे बिना कुछ बताए गायब हो गया था। दृष्टि नीचे आ चुकी थी जब चंद्रिका जी ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए उससे पूछा, तेरे गाल इतने लाल क्यों हो रहे हैं? दृष्टि कोई जवाब देती उससे पहले ही उसके पीछे से आते हुए समय ने जवाब दिया, चंद्रिका आंटी, आपकी बेटी को अभी तक आदत नहीं पड़ी है कि उसकी शादी हो चुकी है। चंद्रिका जी ने समय की इस बात पर जवाब दिया, बेटा सब कुछ इतना जल्दी में हुआ है तुम दोनों के बीच, तो तुम दोनों को अभी इस रिश्ते को अपनाने में कुछ समय लगेगा, लेकिन प्यार जो कि किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है वो तुम दोनों के बीच मौजूद है। तो इस रिश्ते में आने वाली बाकी की परेशानियों को तो तुम दोनों आसानी से पार कर लोगे, मुझे पूरा यकीन है। दर्शी ने बड़े ही अनमने ढंग से चंद्रिका जी की हाँ में हाँ मिलाई, जिसके बाद तीनों ही डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए बैठ चुके थे। दृष्टि की निगाहें तो रह रहकर समय कोई खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी, जबकि समय की नजरें खुद दृष्टि के ऊपर से नहीं हट रही थी। चंद्रिका जी दोनों के इस आई कांटेक्ट को नोटिस कर पा रही थी, लेकिन दोनों के बीच कुछ भी बोलना उन्होंने ठीक नहीं समझा। समय और दृष्टि का डिनर अब तक हो चुका था, जिसके बाद समय वहां से सीधे रूम में चला गया। दृष्टि भी कुछ पल चंद्रिका जी के साथ रुककर अब रूम में वापस आ चुकी थी। समय और दृष्टि दोनों को ही यह रात एक ही रूम में बितानी थी, जिससे सोच कर ही दृष्टि को बेचैनी होने लगी थी। उसे समय के साथ बिताई हुई वो पहली रात याद आने लगी थी, जब दोनों ने ही अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो दिया था। दृष्टि ने अभी रूम में कदम रखा ही था कि तभी दृष्टि के फ़ोन पर किसी का कॉल आया। दृष्टि ने कॉल को रिसीव करते हुए सिर्फ हेलो कहा था, जब समय ने उसके हाथ से उसका फ़ोन छीन लिया। समय ने दृष्टि के हाथ से फ़ोन लिए के साथ ही डिस्कनेक्ट कर दिया। दृष्टि ने गुस्से में समय की तरफ घूरते हुए उसे कहा, ये सब क्या है समय? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ से मेरे फ़ोन को छीनने की? समय ने दृष्टि को उसी के लहजे में जवाब दिया, जिसका कॉल तुम्हारी फ़ोन पर आ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि निस्क था। कहीं तुम भूल तो नहीं गई कि निस्क भी इस सब में मेरे साथ शामिल था? वो निस्क ही था जिसने तुमसे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। सिवाय इस शादी के उसे हमारे 11 स्टेप के बारे में सब पता है, फिर भी तुम उससे बात करना चाहती हो। कमाल की हो तुम दृष्टि। यह सब कहते हुए समय बड़े ही सरकास्टली दृष्टि के चेहरे के सामने क्लैपिंग कर रहा था। दृष्टि को सच में समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो इस इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी कैसे काटेगी। दृष्टि ने समय की साइड से निकलकर रूम में अंदर कदम बढ़ा दिया। समय सहायक को तो किसी की भी इग्नोरेंस झेलने की आदत नहीं थी, तो फिर वो अपनी खुद की बीवी यानी कि दृष्टि की इग्नोरेंस को कैसे बर्दाश्त करता। समय ने आगे बढ़ते हुए दृष्टि के हाथ को झटके से थाम लिया, जिसके बाद समय ने दृष्टि से कहा,
मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है दृष्टि। दृष्टि ने भी गुस्से में अपने हाथ को फौरन झटक दिया और समय की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहा, मेरी आपसे मजबूरी में शादी जरूर हुई है, लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि मैं आपकी कोई गुलाम हूँ। मुझे आपकी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ये मेरी मर्जी है, मैं निस्क को माफ करूँ या उससे नाराज रहूँ। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अपनी बात पूरी करते के साथ ही दृष्टि बेड पर आकर लेट चुकी थी। दृष्टि ने अपनी तरफ का साइड लैंप लेटते के साथ ही बंद कर दिया था। समय तो दृष्टि की इन हरकतों को बस देखता ही रह गया। सिवाय उस बेड पर दृष्टि के नज़दीक सोने के समय के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। समय को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था दृष्टि के साथ बेड शेयर करने में, लेकिन दृष्टि को अभी तक अंदाजा नहीं था कि उसे समय के साथ एक ही बिस्तर पर सोना पड़ेगा। दृष्टि सिमटकर अपने कोने पर सो चुकी थी जब समय ने बेड के दूसरे कोने का रुख किया। अभी समय बेड पर बैठा ही था कि तभी दृष्टि फौरन उछलकर बैठ गई। दृष्टि ने फौरन अपनी साइड का लैंप जलाया और समय से कहा, आप क्या यहाँ मेरे साथ बेड पर सोने वाले हैं? समय ने मुंह बनाते हुए दृष्टि को जवाब दिया, तो तुम्हें इसके अलावा और क्या ऑप्शन नजर आ रहा है इस रूम में? दृष्टि ने रूम में नजर दौड़ाई तो वाकई इस रूम में सिवाय बेड शेयर करने के उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। दृष्टि ने समय से कहा, आप इस बेड पर सो सकते हैं, लेकिन याद रखना नींद में भी मेरे नज़दीक आने की कोशिश मत करना, वरना। इतना कहने के साथ दृष्टि चुप हो गई। जब समय ने उसके सेंटेंस को पूरा करते हुए जवाब दिया, वरना क्या? यही ना कि मेरे नज़दीक आने से तुम अपना कंट्रोल खो दोगी और तुम मुझे रजिस्ट नहीं कर पाओगी। दृष्टि ने समय के सेंटेंस के पूरा होने से पहले ही अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद करते हुए कहा, प्लीज मेरे सामने ऐसा बोलने की हिम्मत मत करना, वरना। समय ने बेड पर आते हुए दृष्टि के दोनों हाथों को उसके कानों के ऊपर से हटाते हुए उसके कान में कहा, जिस बात को तुम सुनना नहीं चाहती हो वो तुम मेरे साथ पहले ही कर चुकी हो। अब इस तरह शर्माने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जिसे मैंने ना देखा हो। समय की इतनी बेशर्मी भरी बातें सुनने के बाद दृष्टि ने फौरन अपने हाथों को झटक कर समय से छुड़ाया और अपने दोनों हाथों को समय के ऊपर बरसाना शुरू कर दिया। कितने बेशरम इंसान हो आप! क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आती? समय को तो जैसे दृष्टि के हाथों की वो हल्की हल्की सी मार गुदगुदाने का काम कर रही थी। समय ने एक बार फिर दृष्टि के दोनों हाथों को अपने हाथों में जकड़ते हुए उसे बेड पर अपने नीचे दबा लिया। अब समय ने दृष्टि के होठों के नज़दीक अपने होठों को लाते हुए कहा, बेटर है कि नेक्स्ट टाइम तुम मेरे सामने सोच समझ कर बोलो, ना जाने तुम्हें किस बात पर एम्बरेस होना पड़ जाए। समय ने बस इतना ही कहा, जिसके बाद उसने दृष्टि के ऊपर से अपनी पकड़ ढीली कर दी। समय दृष्टि की बगल में लेट चुका था। दृष्टि ने भी अपने दोनों कलाइयों को रगड़ते हुए अपनी पीठ समय की तरफ फेर ली। दृष्टि गुस्से में बड़बड़ा रही थी, एक नंबर का राक्षस है ये इंसान। गलत बोल दी दृष्टि, इंसान तो ये है ही नहीं, एक नंबर का क्रूअल, हार्टलेस और बेशरम इंसान है। समय जो भी दृष्टि की बगल में अपनी आंखों पर अपने हाथ रखकर लेटा हुआ था, दृष्टि से बोला, फिलहाल के लिए सो जाओ, कल सुबह जल्दी तुम्हारी विदाई है। उसके बाद घर जाकर मैं खुद तुम्हें नए नए नाम सोचने का मौका दे दूंगा। नाउ यू स्लीप एंड लेट मी स्लीप। दृष्टि के होंठ समय की बात सुनते के साथ ही सिल गए। समय की बात ने दृष्टि को एहसास दिला दिया था कि आज की रात उसकी इस घर में आखिरी रात है। कल से उसे मिसिस दृष्टि समय साय बनकर समय के घर में ही रहना था। दृष्टि को तो अब अपने डैड से लड़कर इंडिया आने पर ही अफसोस हो रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो शख्स जो उसे एक रात की याद देकर गायब हो गया था, अचानक से उसकी जिंदगी में आ जाएगा। आने तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन शादी शादी जैसा पवित्र बंधन दृष्टि उसी शख्स के साथ जोड़ेगी, यह उसने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। समय अब तक सो चुका था, जबकि दृष्टि अभी भी करवटें बदल रही थी। दृष्टि ने समय की तरफ करवट ली तो समय का वो परफेक्ट चेहरा दृष्टि के चेहरे के एकदम सामने था। समय की आंखें समय के सोने की वजह से बंद थी। उसका चेहरा पूरी तरह से एक्सप्रेशन लेस था। समय की हल्की बढ़ी हुई सेप और उसके माथे पर बिखरे हुए उसके डीप हार्ड हेयर उसके रंग को और ज्यादा निकाल रहे थे। समय अपने मस्कुलर बाह को अपने सर के नीचे किसी पिलो की तरह लगाकर सोया हुआ था। उसके न मोटों पर ना चाहते हुए भी दृष्टि की नजरें ठहर गईं। समय के उस हैंडसम चेहरे को देखते हुए दृष्टि को न जाने कब नींद आई, उसे खुद खबर नहीं हुई। सुबह समय की आंख दृष्टि की अपने कान में पड़ती हुई चीख से खुली। दृष्टि ने सुबह सुबह समय की बाजू पर
अपने पूरे जोर से बाइट कर लिया था। समय दृष्टि को अपनी बाहों में किसी तकिए की तरह समेटकर सोया हुआ था जब दृष्टि ने चीखते हुए समय की बाजू पर बाइट किया। समय अच्छे से जानता था कि वो इस वक्त दृष्टि के घर में है और दृष्टि के चीखने का मतलब है कि चंद्रिका आंटी को पता चल जाना। समय को जब कोई ऑप्शन नजर नहीं आया तो उसने दृष्टि को एक बार फिर से अपनी बाहों में जकड़ते हुए बेड पर अपने नीचे प्रेस कर दिया, जिसके साथ ही उसने दृष्टि के मुंह को अपने हाथों से कवर कर दिया। दृष्टि गुस्से में आंखें लाल करके समय की तरफ ही देख रही थी जब समय ने उसके कानों के नजदीक झुकते हुए कहा, अगर तुम अपना वाइल्ड बिहेवियर कंट्रोल नहीं करोगी तो मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें वो सब पसंद नहीं आने वाला। इतना कहते के साथ ही समय ने दृष्टि के गाल को साइड से किस किया और उसके होंठों से अपने हाथ को आहिस्ता से दूर कर दिया। दृष्टि ने दांत पीसते हुए समय से कहा, मिस्टर समय साहब, आज के बाद मेरे नज़दीक आने की कोशिश भी मत करना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। समय ने दृष्टि की धमकियों को सीरियसली न लेते हुए उससे कहा, क्यों, मेरे तुम्हारे नज़दीक आने से तुम अपना कंट्रोल खो देती हो क्या? दृष्टि ने झल्लाते हुए अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया। वो समझ चुकी थी कि इस बेवकूफ़ इंसान से उलझने का कोई फायदा नहीं है। वो पहले भी नहीं समझता था और अब भी नहीं समझने वाला। दृष्टि बेड से उठकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जा चुकी थी। सुबह के 3:30 बज चुके थे और लगभग 4:30 बजे समय को दृष्टि को उसके घर से विदा करके अपने घर ले जाना था। चंद्रिका जी चाहती थी कि दृष्टि की विदाई तारों की छांव में हो। दृष्टि ने एक लाल रंग की खूबसूरत सिल्की साड़ी पहनी। वो अभी सिर्फ साड़ी पहनकर ही बाथरूम से बाहर आई थी जब समय की नज़र दृष्टि के ऊपर पड़ी। दृष्टि के बाल बिखरे हुए थे और उसकी मांग सूनी थी। समय अब अपनी जगह से उठा और एक बार फिर उसने अपने कदम दृष्टि की तरफ बढ़ाने शुरू किए। दृष्टि कल से आज में समय की इस तरह की हरकतों से बुरी तरह से इरिटेट हो चुकी थी। समय ने दृष्टि के नज़दीक जाते हुए उसके हाथ को थाम लिया और उसे मिरर के सामने लाकर बैठा दिया। समय ने दृष्टि के कंधे पर झुकते हुए उसके कान में कहा, तुम्हारी मांग सुनी है। अब अगर तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारी मांग भरूं तो मुझे इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दृष्टि ने सकपकाते हुए सामने रखी सिंदूरदानी से एक चुटकी सिंदूर अपनी मांग में भर लिया। दृष्टि को देखकर समय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। दृष्टि को ऐसे देखना समय को एहसास करवा रहा था कि अब दृष्टि पर उसके नाम की मोहर लग चुकी है। लेकिन दृष्टि भी समय को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। समय ने दृष्टि को मजबूर जरूर किया था शादी के लिए, लेकिन शादी को निभाने के लिए समय उसे मजबूर नहीं कर सकता था। अब समय भी वहां से नहाने के लिए बाथरूम में जा चुका था। कुछ ही वक्त में समय फ्रेश होकर रूम में आ चुका था, जिसके बाद उसने सीधे हॉल का रुख किया। दृष्टि अभी भी रूम में रेडी हो रही थी। समय ने नीचे आते हुए चंद्रिका जी के पांव छुए। चंद्रिका जी समय से अब तक काफी इम्प्रेस हो चुकी थी। दृष्टि भी अब तक रेडी होकर नीचे आ चुकी थी। दृष्टि के चेहरे पर इस समय एक अलग ही गिलो था। वो लाल रंग की साड़ी उसके ऊपर बेहद खूबसूरत लग रही थी। दृष्टि अपने बालों को अपने कान के पीछे संवारते हुए धीमे कदमों से नीचे आ रही थी। चंद्रिका जी ने पहले ही दृष्टि की विदाई की सारी तैयारियां कर ली थी। सीढ़ियों से नीचे आते आते दृष्टि की आंखें नम होने लगी थी। चंद्रिका जी भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अगले ही पल चंद्रिका जी की आंखों से आंसू की धार बह निकली। वो सिर्फ आंसू नहीं थे, बल्कि चंद्रिका जी का अपनी नाजों से पाली हुई बेटी के लिए प्यार था। समय के लिए सब देखना उतना आसान नहीं था। समय तेज कदमों से चलता हुआ घर के बाहर आ चुका था। वो अपनी कार में बैठकर दृष्टि के आने का इंतजार कर रहा था। लगभग 15 मिनट के बाद दृष्टि ने अपने घर से बाहर कदम रखा। समय की कार की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए भी दृष्टि ने ना जाने कितनी बार मुड़कर चंद्रिका जी की तरफ देखा था। चंद्रिका जी दृष्टि की मां नहीं बल्कि मौसी थी, लेकिन उन्होंने दृष्टि को बचपन से ही मां की तरह प्यार दिया था। दृष्टि सुबकते हुए समय के साथ उसकी कार में बैठ गई। समय के कानों में दृष्टि के सुबकने की आवाज़ अभी भी पड़ रही थी। समय ने पहली बार दृष्टि को इस तरह से रोते हुए देखा था। दृष्टि का रोना समय को यह एहसास कराने के लिए काफ़ी था कि एक बेटी के लिए अपनी माँ का घर छोड़ना कितना मुश्किल होता है। समय समझ नहीं पा रहा था कि वो दृष्टि को कैसे कंसोल करे। जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने अपनी पॉकेट से अपना रुमाल निकालते हुए उसे दृष्टि की तरफ बढ़ा दिया। दृष्टि ने नज़र उठाकर समय के हाथ की तरफ देखा, जिसके बाद दृष्टि ने अपनी नज़रें फेर लीं।
समय ने दृष्टि से कहा, दृष्टि देखो, चुप हो जाओ। अगर तुम्हें चंद्रिका आंटी के साथ कुछ टाइम और रुकना है तो मैं तुम्हें वहां वापस ड्रॉप कर देता हूँ। दृष्टि ने समय की तरफ गुस्से से घूरा, जिसके बाद उसने समय के हाथ से उसका रुमाल छीनते हुए अपने आंसू उससे पोंछ लिए। दृष्टि इतने में ही नहीं रुकी, उसने समय के उस रुमाल से अपनी नाक को साफ करते हुए उसे वापस समय के हाथ में थमा दिया। समय दृष्टि की इस घिनौनी हरकत को बड़ी हैरानी से देख रहा था, लेकिन अब दृष्टि की आंखों के आंसू सूख चुके थे। वो एकदम शांत होकर अपने दोनों हाथों को बांधकर बैठ चुकी थी। दृष्टि अब अपनी आने वाली जिंदगी के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उसे अच्छे से पता था कि समय के साथ शादी का यह बंधन निभाना उसके लिए आसान नहीं होने वाला था। लेकिन अगर यह दृष्टि के लिए आसान नहीं होने वाला था तो वो उसे समय के लिए भी मुश्किल बना देने वाली थी। समय का घर आ चुका था। समय अपनी कार को अपने बंगलों के सामने रोकते हुए कार से बाहर आया, जिसके बाद उसने दृष्टि की साइड का डोर खोलने के लिए हाथ बढ़ाए, लेकिन दृष्टि ने समय के ऐसा करने से पहले ही डोर खोल दिया। दृष्टि अब डोर खोलकर समय के बिना कुछ कहे अपने कदम समय के घर की तरफ बढ़ाने लगी। समय भी उसकी यह फुर्ती देखकर हैरान था। समय ने अपनी कार की चाबी अपने गार्ड की तरफ टॉस करते हुए उसे कार से सामान निकालने के लिए कहा। अब समय खुद दृष्टि के पीछे पीछे हो लिया। समय और दृष्टि अभी अपने सामने आने वाले एक शख्स से पूरी तरह अनजान थे। दृष्टि ने समय से पहले ही उसके घर की डोरबेल बजाई और घर का डोर खोलने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि समय की मॉम नविका साई ही थी। समय ने अपनी मॉम को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। दृष्टि खुद अभी तक समय की मॉम से नहीं मिली थी, इसलिए उसे कोई अंदाजा नहीं था कि सामने खड़ी हुई औरत कोई और नहीं बल्कि समय की मॉम है। समय के कुछ भी बोलने से पहले ही दृष्टि ने उनकी ओर देखते हुए सख्ती से कहा, अब तुम रास्ता घेर कर क्यों खड़ी हो? लीव माई बे, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। डोर खोल चुकी हो ना, तो जाओ, जाकर अपना काम करो। समय की मॉम दृष्टि के एटीट्यूड को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। यही कुछ एक्सप्रेशन समय के चेहरे पर भी थे। उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अभी दृष्टि ने उसकी मॉम से किस तरह से बात की है। लेकिन समय और उसकी मॉम दोनों ही जानते थे कि दृष्टि अभी उनसे अपने रिश्ते को लेकर अनजान है। समय ने दांत भींचते हुए दृष्टि से कहा, तुम जिससे बात कर रही हो वो मेरी मॉम है। दृष्टि को अब एहसास हुआ कि उसने अपने गुस्से में समय की मॉम को डिसरिस्पेक्ट कर दिया है, जिसके बाद दृष्टि ने सॉरी फील करते हुए कहा, आई एम वेरी सॉरी आंटी, मुझे 1% भी आइडिया नहीं था कि आप समय की मॉम हैं। इतना कहने के साथ दृष्टि ने झुककर उनके पाँव छुए, लेकिन समय की मॉम जो पहले ही समय के ऐसे अचानक शादी करने से अपसेट थी, दृष्टि का ये बिहेवियर देखकर अब तक वो और भी ज़्यादा अपसेट हो चुकी थी। समय की मॉम बिना कोई जवाब दिए पांव पटक कर वहां से जा चुकी थी। समय ने अपनी मॉम को पीछे से आवाज़ देकर रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं रुकी। दृष्टि ने भी इस बात की ज़्यादा परवाह नहीं की और वहां से सीधे समय के रूम की तरफ बढ़ गई। दृष्टि को जल्दी से जल्दी रेडी होकर ऑफिस के लिए निकलना था। उसके मन में निस्क को लेकर भी सवाल था, जो उसे जानना था कि आखिर उसने समय का साथ क्यों दिया। क्या उसके मन में 1% भी दृष्टि को लेकर यह ख्याल नहीं आया कि वो उसे एक अच्छा दोस्त मानती है? दृष्टि अभी रूम में पहुंची ही थी जब उसके पीछे से समय भी गुस्से में रूम में एंटर हुआ। समय ने गुस्से में डोर को पूरे जोर से बंद कर दिया। दृष्टि के कानों में जैसे ही डोर के जोर से बंद होने की आवाज़ पड़ी तो वो फौरन घबराकर वहीं रुक गई। समय ने दृष्टि की तरफ कदम बढ़ाते हुए उससे कहा, वो सब क्या था जो तुमने अभी नीचे किया? क्या तुम्हें घर की मेड और मेरी मॉम में कोई डिफरेंस नजर नहीं आता? दृष्टि ने अपने चेहरे को समय की ओर करते हुए जवाब दिया, कुछ लोगों की वजह से अब मैं लोगों की पहचान करना भूल चुकी हूँ, तो बेहतर होगा कि सामने वाला खुद मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे दे, वरना मैं अपने बिहेवियर के लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। अब आप प्लीज़ यहाँ से बाहर जाइए, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। समय इस बात को समझ चुका था कि दृष्टि का इशारा किस तरफ है। समय गुस्से में दृष्टि के हाथ को अपने हाथ से मजबूती से थामते हुए उसे खींचे हुए अपने रूम से बाहर ले आया। दृष्टि तब से समय से अपना हाथ छुड़ाने की लगातार कोशिश कर रही थी। जब समय ने दृष्टि को एक रूम के सामने लाकर उसका हाथ छोड़ दिया, समय ने उस रूम का डोर खोला और दृष्टि को इशारा करते हुए कहा, डोंट यू एवर थिंक कि तुम मेरे साथ मेरे रूम में रह सकती हो। आज से यही तुम्हारा रूम है और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे रूम में अपना कदम भी रखो। दृष्टि ने अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से समय की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर समय सहाय,
इस बात को आज आप नोट कर लीजिए कि आप खुद वो शख्स होंगे जो मुझे अपने रूम में आने के लिए कहेंगे। मैं ना तो कभी उस रूम में कदम रखना चाहती थी और ना ही कभी आपकी पत्नी बनना चाहती थी। आप भी मेरे रूम में 10 फीट की दूरी पर रहना। नाउ प्लीज लीव। इतना कहते हुए दृष्टि ने समय के मुंह पर अपने रूम का डोर पूरे जोर से बंद कर दिया। अब तक तो समय को भी दृष्टि के नखरे झेलने की आदत होने लगी थी। जितना गर्म मिजाज समय का था, दृष्टि भी उससे कुछ कम नहीं थी। लेकिन फिर भी दृष्टि के दिल में समय को लेकर एक नरमी अभी भी बाकी थी, जो उसने समय की उस रात जान बचाकर साबित की थी। समय अभी भी इस बात से अनजान था कि वो दृष्टि ही थी जिसने उस रात उसकी जान बचाई थी। दृष्टि का वो डिजाइनर रुमाल अभी भी समय ने संभाल कर रखा हुआ था। समय अब अपने रूम में वापस आ चुका था। उसका आज कहीं भी जाने का मूड नहीं था। वो अपने रूम में रेस्ट करने वाला था। लेकिन समय को अभी यह अंदाजा नहीं था कि दृष्टि निक से मिलने जाने वाली है। समय इत्मीनान से फ्रेश होकर अपने बेड पर लेट चुका था। इधर दृष्टि भी जल्दी से नहाकर रेडी हो गई ऑफिस जाने के लिए। जिसके बाद उसने अपने रूम से निकलते हुए निस्क को कॉल किया, लेकिन निस्क ने फ़ोन नहीं उठाया। दृष्टि को अब समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसके लिए निस्क से एक बार ये जानना जरूरी था कि आखिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। इसके बिना वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। दृष्टि ने अब निस्क के ऑफिस के रिसेप्शन पर कॉल किया, जिसके बाद उसने रिसेप्शनिस्ट से निस्क के घर का एड्रेस मांगा। लेकिन जिस वक्त दृष्टि ने निस्क के ऑफिस से रिसेप्शन पर कॉल किया था, ठीक उसी समय गुंजन भी वहां मौजूद थी और निस्क के आने का रिसेप्शनिस्ट से पता कर रही थी। गुंजन के कानों में जब दृष्टि का नाम पड़ा तो वो फौरन पहचान गई कि ये वही लड़की है जिससे समय ने शादी की है। लेकिन ये निस्क का पता क्यों पूछ रही है? इन्हीं सवालों से घिरी गुंजन ने अपने फ़ोन से फौरन समय को कॉल लगाया। इधर रिसेप्शनिस्ट से निस्क के घर का पता लेने के बाद दृष्टि सबसे पहले निस्क के घर ही जाने वाली थी। दृष्टि वहां से निकल चुकी थी, जबकि समय जो अपने रूम में रेस्ट कर रहा था, अपने फ़ोन पर आ रहे गुंजन के फ़ोन को देखकर उसने उसे अनदेखा कर दिया। लेकिन जब गुंजन ने दूसरी के बाद तीसरी बार समय का फ़ोन रिंग किया तो समय ने झल्लाते हुए गुंजन का फ़ोन उठा लिया। फ़ोन पर गुंजन की बात सुनते के साथ समय की आईब्रो गुस्से में तन चुकी थी। समय ने गुस्से में बिना एक शब्द कहे गुंजन का कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। जिसके बाद समय ने अपनी जगह से उठते हुए अपने वार्डरोब से कपड़े निकाले और जल्दी में चेंज किया। अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान न देते हुए वो तेज कदमों से घर से बाहर निकल गया। दृष्टि को समय का उसके पीछे निस्क के घर के लिए निकलने का कोई आइडिया नहीं था और इधर निस्क को दृष्टि का अपने घर के लिए निकलने के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। असल में तो यह सारा का सारा कंफ्यूजन ही गुंजन का बनाया हुआ था। निस्क इस समय अपने रूम में बैठकर कॉफ़ी पी रहा था जब उसके रूम में लगे एक्सटेंशन पर उसके गार्ड का कॉल आया। हेलो सर, ये कोई दृष्टि मैडम आई हैं आपसे मिलने के लिए। इन्हें अंदर भेज दूं? निस्क को तो सच में अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि दृष्टि उससे मिलने उसके घर आई है। वजह तो निस्क को अच्छे से मालूम थी। निस्क ने अपने गार्ड से कहा, उन्हें रिस्पेक्ट के साथ अंदर भेज दो। इतना कहते हुए निस्क ने एक्सटेंशन फ़ोन को रख दिया। अब जाकर निस्क ने अपने ऊपर ध्यान दिया तो उसने इस समय सिर्फ बाथरोब ही पहना हुआ था। निस्क के हाथ में कॉफ़ी का कप था और वो काफ़ी लेजी तरीके से अपने बेड पर बैठकर कॉफ़ी को सिप करते हुए न्यूज़ पढ़ रहा था। असल में तो न्यूज़ में अभी भी समय साय और दृष्टि कपूर की शादी की न्यूज़ ही चल रही थी। वजह कहीं पर भी जाहिर नहीं हुई थी इस शादी के पीछे की। दृष्टि और समय ने जो वजह बताई थी मीडिया को इस शादी की, वो थी कि वो दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। निस्क के लिए इस बात को मानना एकदम इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो समय और दृष्टि के बीच के उस 36 के आंकड़े को अच्छे से जानता था। निस्क को पता था कि समय ने दृष्टि से शादी सिर्फ और सिर्फ उसे मजबूर करके की होगी। इसके पीछे कोई भी प्यार वाली फीलिंग हो ही नहीं सकती। निस्क अभी इन्हीं ख्यालों में खोया था कि तभी सर्वेंट ने उसके रूम का डोर नॉक किया। सर, वो दृष्टि मैडम नीचे हॉल में आपका इंतजार कर रही हैं। उन्हें क्या बोलूं? निस्क ने अंदर से जवाब दिया, उन्हें चाय कॉफ़ी ऑफर करो, मैं अभी आता हूँ। ओके बोलकर निस्क का सर्वेंट वहां से जा चुका था। अब निस्क ने फौरन चेंज करते हुए टी शर्ट और पैजामा पहना। शकल पर उसके अभी भी 12 बजे हुए थे। उसकी सेब बढ़ी हुई थी और उसकी आंखें थकी हुई सी लग रही थीं। निस्क का चेहरा ही बता रहा था कि उसकी गिल्ट ने उसे पिछले कुछ दिनों से
सुकून से सोने नहीं दिया था, लेकिन अब जो हो चुका था उसे बदला भी नहीं जा सकता था। निष्क दृष्टि से अपने किए की माफी मांगना चाहता था। निष्क के रूम का डोर खोला और निष्क बाहर आया। उसने नजर डाली तो दृष्टि इस समय हॉल में सोफे पर बैठकर उसी के आने का इंतजार कर रही थी। निष्क के कदम जैसे ही सीढ़ियों की तरफ बढ़े, तभी दृष्टि की नजर निष्क के ऊपर पड़ गई। निष्क को देखकर ही दृष्टि के अंदर का गुस्सा उबाल खाने लगा था। दृष्टि अपनी जगह से उठी और फुर्ती से निष्क की तरफ बढ़ते हुए उसने निष्क के कॉलर को अपनी दोनों मुट्ठियों में कसकर थाम लिया। जिसके बाद उसने निष्क को झकझोरते हुए उससे पूछा, समय सहाय की अपने प्रति नफरत को मैं अच्छे से जानती थी, लेकिन तुम मेरे साथ एक दोस्त बनकर ऐसा करोगे, यह मैंने जिंदगी में भी नहीं सोचा था। आज तुम्हारी वजह से मैं शायद अब किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। मैंने तुम्हारे अंदर एक अच्छा दोस्त देखा था, लेकिन शायद समय के साथ तुम्हारी दोस्ती हमारी दोस्ती के ऊपर भारी पड़ गई। आज तुम्हारी वजह से मैं इस अनचाहे रिश्ते में बन चुकी हूँ। मुझे तो तुमसे सिर्फ इतना जानना है कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। इतना कहते हुए दृष्टि की आंखें निष्क को सवालिया नजरों से देख रही थी। निष्क ने अब अपना मुंह खोला। दृष्टि, मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। मैंने न जाने कितनी ही बार समय को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन पता नहीं उसके सर पर कौन सा भूत सवार था कि वो तुम्हें सुकून से जीते हुए नहीं देख पा रहा था। मुझे अगर 1% भी इस बात का अंदाजा होता कि समय तुम्हें इस रिश्ते में बंधने के लिए मजबूर करेगा, तो मैं कभी उसका साथ नहीं देता, या शायद मैं ये सब होने ही नहीं देता। दशी ने निस्की की तरफ गुस्से में देखते हुए कहा, तुम्हें पता है, यह सब उसी दिन तय हो गया था जिस दिन तुमने समय के साथ मिलकर मेरे साथ ये साजिश की थी। अगर मैंने तुम्हें अच्छा दोस्त नहीं माना होता, तो शायद मुझे तुम्हारे ऐसा करने से कोई दुख नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ कि तुमने मुझे सिखा दिया कि आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे ये सबक देने वाले तुम दूसरे इंसान हो। पहले नंबर पर अभी भी समय सहाय ही है। इतना कहते हुए दृष्टि ने अपने कदम वहां से वापस जाने के लिए बढ़ाए ही थे कि जब निष्क ने आगे बढ़ते हुए उसके हाथ को थाम लिया। दृष्टि को जब निष्क के हाथ की पकड़ अपनी कलाई पर महसूस हुई तो वो फौरन पलटी, लेकिन दृष्टि के मुंह से एक शब्द भी निकलने से पहले उन दोनों के कानों में समय की आवाज पड़ी। निष्क मेरे भाई, इसके आगे इस रिश्ते को मैं संभाल सकता हूँ। मेरा यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, लेकिन जिसका तूने इस वक्त हाथ पकड़ा है वो मेरी बीवी है। लीव हर हैंड। समय की बातों में गुस्सा साफ झलक रहा था। निष्क ने दृष्टि के हाथ को फौरन छोड़ दिया, जिसके बाद समय ने आगे बढ़ते हुए दृष्टि के हाथ को बड़े हक से थाम लिया। जिसके बाद वो दृष्टि को लगभग खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगा। दृष्टि ने गुस्से में अपने हाथ को समय की पकड़ से झटक कर छुड़ाने की कई बार कोशिश की, लेकिन समय की पकड़ बेहद मजबूत थी दृष्टि के हाथ पर, जिसकी वजह से दृष्टि के सारे प्रयास विफल जा रहे थे। समय ने दृष्टि को लाते हुए अपनी कार की डोर से सटा दिया, जिसके बाद उसने दृष्टि को दोनों ओर से घेरते हुए कहा, मिसेस दृष्टि सहाय, आप शायद भूल रही हैं कि अब आप मेरी पत्नी हैं, और मैं ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि निष्क और तुम्हारे बीच में किसी भी तरह की नजदीकियां बढ़ें। तुम सिर्फ और सिर्फ समय सहाय की हो, ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। इतना कहते हुए समय ने दृष्टि के हाथ से उसकी कार की चाबी लेते हुए उसे अपने ड्राइवर की तरफ टॉस कर दिया, जिसके बाद वो दृष्टि के साथ अपनी कार में बैठकर वहां से घर के लिए निकल गया। दृष्टि ने पूरे रास्ते समय को रोकने की बहुत कोशिश की, जिस दौरान दोनों के बीच काफी बहस भी हुई, लेकिन समय ने उसकी एक बात नहीं सुनी। अचानक से समय ने कार की स्पीड को हद से ज्यादा बढ़ा दिया, लेकिन तभी उसे दृष्टि के जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगी। समय ने देखा तो दृष्टि का चेहरा इस समय एकदम लाल हो चुका था और उसकी सांसें जैसे उखड़ने लगी थी। दृष्टि को देखकर ही पता लग रहा था कि उसे पैनिक अटैक आया है, लेकिन आखिर इस सब के पीछे क्या कारण था वो समय भी नहीं जानता था। समय ने अचानक से रोड के किनारे अपनी कार को एकदम से ब्रेक लगा दिए, जिसके बाद उसने फौरन कार से बाहर निकलते हुए दृष्टि की साइड का डोर खोला और उसे हाथ से पकड़कर कार से बाहर निकाला। दृष्टि अभी भी खींच खींच कर जैसे सांसों को समेटने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से उसकी रंगत अब तक लाल पड़ चुकी थी। समय ने फुर्ती से अपनी कार से पानी की बोतल निकाली और उसे खोलते हुए दृष्टि को पिला दिया। लगभग 5 मिनट में दृष्टि ने अपनी सांसों पर काबू पाया, लेकिन चेहरा उसका अभी भी सुर्ख लाल था, जिसके लिए समय ने पानी की बोतल में बचे हुए पानी से
दृष्टि के चेहरे को धो दिया। दृष्टि आंखें चौड़ी करके समय को अपनी फिक्र करते हुए देख रही थी। वो सिर्फ फिक्र कर नहीं रहा था, बल्कि उसके चेहरे से भी जाहिर हो रहा था कि उसे दृष्टि की फिक्र हो रही है। तो आखिर ऐसा क्या कनेक्शन है दोनों के बीच, जो चाह कर भी एक दूसरे के लिए अपनी जलन, पजेसिवनेस, केयर और कहीं ना कहीं प्यार को जाहिर कर बैठते हैं। कहानी में आगे आने वाले उतार चढ़ाव को जानने के लिए पढ़ते रहिए कहानी का नेक्स्ट पार्ट।